हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो एएलपी का, जो हम लोग पीवाईक्यू साइंस का यहाँ पे सीरीज कर रहे थे, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज हम लोग 13 अगस्त शिफ्ट 2 का यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज हम लोग 13 अगस्त शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग टोटल 20 क्वेश्चनों को यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, युग्मक संलयन को परिभाषित डैश के रूप में किया जाता है। तो युग्मक संलयन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। युग्मक संलयन को परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये बता दें कि युग्मक युग्मक संलयन क्या होता है? तो ऐसी प्रक्रिया है जो नर और मादा युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडे के बीच होता है। ये दो जो प्रक्रिया है वो शुक्राणु एवं अंडे के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस का क्या प्रभाव होगा? यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस का प्रभाव नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। ये आप याद रखिएगा। आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत सारा बनता है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर उसका रंग अगर नीला होता है तो अम्ल में भी उसका रंग नीला होगा और क्षार में भी समान होगा। ये आप याद रखिएगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है, अगर उसका रंग ऑरेंज होता है तो अम्ल में भी लाल होगा और क्षार में भी पीला होगा, क्षार में पीला होगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार तत्वों की परमाणु संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे दिया गया है F, जैसे कि देख सकते हैं फ्लोरीन। फिर यहाँ पे दिया गया है पोटेश P दिया गया है 15 और Cl क्लोरीन दिया है 17 और आर्गन दिया हुआ है 18। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व रासायनिक रूप में समान हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, F और Cl। जी हाँ, ये जो है वो इन दोनों का जो रासायनिक रूप है वो समान है। और ये दोनों आपको बता दें कि हैलोजन समूह से ये आते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। आपको यहाँ पे बता दें कि 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका कैल्शियम, उसके बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, ये सीरीज आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका हो जाएगा जिंक, उसके बाद आपका हो जाएगा आयरन, उसके बाद हो जाएगा टीन, जिसका जो संकेत होता है वो SN होता है, ये आप याद रखिएगा। और टीन के बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे लेड, जिसको PB द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे लेड के बाद हो जाएगा आपका कॉपर, जिसको Cu लिखा जाता है। और उसके बाद जो अंतिम हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी, उसके बाद सिल्वर। लास्ट में अंतिम जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो सिल्वर होता है और सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धकेलती है, यह न्यूटन के किस नियम का चित्रण है? तो ये जो है दोस्तों गति का तीसरा नियम बताता है कि जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धकेलती है। अगर आप बंदूक चलाते हैं तो आपको पीछे की तरफ जो है वो, आपको जैसे ही बंदूक चलता है तो पीछे की तरफ जो है वो आपका हल्का सा आप आ जाते हैं। तो ये जो है वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नियम तो हमें पता चल गया, बट यहाँ पे न्यूटन के पहले नियम में क्या कहा गया है कि हर वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है जब तक कि किसी बाहरी बल की कार्यवाही से वह अपनी अवस्था को ना बदल दे। देखिए, इसका मतलब है पहला नियम ये बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो वो उसी दिशा में वो चलते रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल, मान लीजिए हम लोग साइड से जाके अगर उस चीज को धकेलते हैं तभी वो अपना अवस्था जो है वो बदलेगी, नहीं तो वो नहीं बदलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होता है, यानी F बराबर ma। यहाँ पे F आपका फोर्स हो जाएगा, m आपका द्रव्यमान है और a आपका त्वरण है। इसको आप याद रखिएगा। यहीं से जो है वो आपका न्यूटन का दूसरा नियम, यहीं पे बल का परिभाषा और बल का जो ये फॉर्मूला है वो निकलता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है यहाँ हमारा विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का जो है वो उपयोग किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत धारा विद्युत प्रभाव एक चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। धारा को एम्पियर ए में व्यक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो यहाँ पे है वो सी होता है। एम्पियर का अगर बात करें तो एक एम्पियर धारा को चालक में प्रवाहित होना कहा जाता है यदि 1 कूलम का आवेश इससे प्रत्येक सेकंड में प्रभावित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एमीटर तो आपको पता चल गया कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है। ग्लैमनोमीटर क्या मापता है, तो छोटे विद्युत प्रभाव को मापने के लिए। और रियोस्टेट तो आवश्यकतानुसार प्रतिरोध को बदलने और धारा को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद वोल्ट मीटर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापता है। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ध्वनि तरंग में 4 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति 40 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य और 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग द्वारा लिया गया समय कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। तो यहाँ पे ये 2 सेकंड कैसे आए, तो ध्वनि तरंग कोई भी बिंदु समय t समय अवधि में तरंग दैर्घ्य के बराबर दूरी तय करता है। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 2.0 सेकेंड। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है तो पृथ्वी के सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा। तो देखिए चंद्रमा पर जो है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। इसका मतलब आप बस इतना जानिए कि चंद्रमा का 1 होगा और पृथ्वी का 6 होगा। तो चंद्रमा पर कितना दिया गया है 300, तो 1 बराबर अगर 300 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो रेडियोधर्मी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 टाइटेनियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट को देख सकते हैं यहाँ पे 1890 में रदरफोर्ड ने पाया कि रेडियम द्वारा उत्सर्जित विकिरण 2 प्रकार की थी, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जो है वो रदरफोर्ड ने 1890 में इसको जो है वो खोजा था। और उसके बाद यहाँ पे विलार्ड ने, जी हाँ ये याद रखिएगा, विलार्ड ने तीसरे प्रकार अर्थात गामा विकिरण की खोज की थी। तो ये भी आप जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा गया है असत्य तो यही हो जाएगा क्योंकि पदार्थ के कण जो है वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, वो जो है वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी नेक्स्ट देख सकते हैं पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान भी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जल विलयन क्या करता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी निकाय का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से n गुना हो जाती है। तो n का मान देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर, तो वी मतलब वस्तु का वेग, तो वस्तु का वेग अगर दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो ये दोगुना होगा, मतलब ये स्क्वायर में है इसीलिए गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपतित किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण से टकराती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो परावर्तन कोण होता है ये आप याद रखिएगा, जो परावर्तन कोण होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे याद रखने वाला कि जो आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब समान तल में होते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण और आपतन किरण अभिलंब के विपरीत दिशा में होते हैं। तो इसको जो है वो आप ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। आपको ये बता दें कि जो परावर्तन
परावर्तन कोण है उसको R द्वारा दर्शाया जाता है, और जो आपतन कोण है उसको I द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो इसका हम फिगर जो है दोस्तों हल्का फुल्का बना देते हैं, इसको आप देख लें। ये हमारा हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये यहाँ पे बीच में अभिलंब हो जाएगा, इसी को अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे ये इधर से जैसे देखिए आपका आएगा, ये आएगा आपका परावर्तन और ये होगा आपतन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होता है आपका I, यहाँ पे होता है R, और ये आपका जैसा कि बता चुके हैं ये आपका अभिलंब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका दिया हुआ है 20 डिग्री का कोण एक समतल दर्पण पर टकराती है, आपतित दर्पण के साथ यहाँ पे 20 डिग्री का कोण दर्शाती है। तो यहाँ पे 20 डिग्री 20 डिग्री, तो यहाँ पे जो है दोस्तों टोटल ये कितना होता है, तो 180 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 170, सॉरी दोस्तों 70 डिग्री, और यहाँ पे भी 70 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिला के अगर 70-70 जोड़ते हैं तो 140 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है जब यह ऊंचाई से गिरती जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जो वस्तु होते जब ऊंचाई में होता है तो स्थितिज ऊर्जा उसका सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वो जैसे जैसे नीचे आता है उसका तेजी स्पीड बढ़ता जाता है, वो बहुत तेजी से नीचे आता है, तब उसका क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और वस्तु जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सरीसृप वर्ग से कौन सा नहीं है। तो कछुआ, मगरमच्छ, मेढक और सांप दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, मेढक जो है वो सरीसृप वर्ग से नहीं है, कछुआ, मगरमच्छ और सांप ये तीनों आपका सरीसृप वर्ग से हो जाएगा। मेढक जो है वो आपका उभयचर हो जाएगा। और मेढक का साइंटिफिक नेम क्या है, तुराना टिग्रीना, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वर्ग सरीसृप के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो रेंगते हुए गति वाले वास्तविक स्थलीय जानवर होते हैं सरीसृप, और इनके रक्त का प्रकार होता है ठंडा रक्त, इसको पाइकिलोथर्म बोलते हैं। और त्वचा इनकी सूखी और पपड़ीदार होती है, और ग्रीवा सिर और धड़ के बीच मौजूद होती है, और बाहरी कान अनुपस्थित होता है इनके। और उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सरीसृप, कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, ये सारे जो है वो आपके सरीसृप वर्ग के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है, नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके होते हैं 7, ऑप्शन नंबर 3। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो फिर उसमें भी 7 होते हैं। और अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें और जानकारी अगर लेते हैं तो इसका जो परमाणु भार है, परमाणु भार वो आपका 14 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 हो जाएगा। और ये भी बता दें कि जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतीक नाइट्रोजन का, यहाँ पे ये सारा जो है वो डिटेल आपका दिया हुआ है जो कि हम बता चुके हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस में व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टहनी की दूसरी तरफ डैश हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे पौधे के हार्मोन, तो ऑक्सिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, ऑब्सिसिक होते हैं और जिब्रेलिन होते हैं। तो इन चारों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं। तो ऑक्सिन जो है वो फूल का विकास करते हैं और पोर्थेनोकार्पी को प्रेरित करते हैं, जाइलम भिन्नता को नियंत्रित करते हैं और कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। टहनी की दूसरी तरफ फैले ऑक्सिन के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों, तो इसलिए आप इनको जरूर अच्छे से याद कर लें। उसके बाद साइटोकाइनिन आपका शीर्ष भाग के प्रभुत्व को दूर करने में मदद करता है और पत्ती के देर से मुरझाने में मदद करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑब्सिसिक, तो एपिडर्मिस में रंध्र के बंद होने को उत्तेजित करता है, इसको आप याद रखिएगा। और तनाव हार्मोन भी इसको जो है वो कहा जाता है ऑब्सिसिक को। नेक्स्ट है जिब्रेलिन, तो मुरझाने में देरी, गन्ने की फसल पर जिब्रेलिन छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ जाती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अधातु वर्धनीय है। सबसे अधिक अधातु वर्धनीय कौन सी है,
तो आपका यहाँ पे हो जाएगा Ag, सिल्वर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा अधातु वर्धनीय हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कौन सा होगा, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, उसके बाद आपका सोडियम हो जाएगा, फिर आपका जिंक हो जाएगा। तो इसको भी ये जो सीरियल वाइज जो है इसको आप याद रखिएगा। हम लोग अगर यहाँ पे धातु की बात करें तो ये चमकदार होती हैं, विद्युत का सुचालक होती हैं और मजबूत एवं कठोर होती हैं और ये आधात वर्धनीय और नगण्य होते हैं। इसको आप याद रखिएगा धातु के बारे में। और धातु के बारे में और एक आपको यहाँ पे बता दे पॉइंट की जो सोना जो है वो सबसे अधिक नगण्य धातु है, मतलब नम्य धातु है। इससे जो क्या होगा कि 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर का तार यहाँ पे बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी पर निर्भर करते हैं। तो घनत्व को छोड़कर जो है वो धातु का छड़ प्रतिरोधकता पर, लंबाई पर और तापमान पर, इन तीनों पर जो है वो निर्भर करता है। तो इसको आप जो है वो यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका 13 अगस्त शिफ्ट 2 का था, ALP का। इसको आप याद रखिएगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।